नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के अधीन कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए थे, मतलब ब्रिटिश शासन ने कौन कौन सा एक्ट लाया स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तो उसके बाद ब्रिटिशों ने भारत को चलाने के लिए कौन कौन से संवैधानिक विकास किए थे, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा डिटेल में है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें दोस्तों, सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम 1773 का। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें एक गवर्नर जनरल होते थे और उसकी परिषद में 4 सदस्य थे। तो मतलब क्या हुआ है, इसमें 1773 में कलकत्ता में प्रेसिडेंसी का एक स्थापना किया गया है। इसमें एक गवर्नर जनरल होगा और 4 क्या होंगे दोस्तों, उसकी परिषद के सदस्य होंगे। एक होता था फिलिप, दूसरा था फ्रांसिस, तीसरा था क्लेवरिंग और चौथा था मानसर या उसी को बोलते थे बरवेल, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से कर सकते थे। कंपनी के साथ शासन पर संसदीय नियंत्रण भी स्थापित किया गया था। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया दोस्तों। तो याद रखना, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब किया गया था, तो 1774 में किया गया था। और किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, तो 1773 के अंतर्गत था। इसे सिविल, आपराधिक और नौसेना तथा धार्मिक मामलों में न्याय मतलब फैसला सुनाने का क्या था दोस्तों, अधिकार था। बात करें, कंपनी द्वारा शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान भी प्रस्तुत किया गया था। क्या है, ब्रिटिश सरकार जो चाह रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल करके रखे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके हाथ से निकलता जा रहा था। यहाँ ज़्यादा इनकम कमा रहे थे कंपनी वाले, और उनके ब्रिटिश सरकार जो रूल ला रही थी उसको इन लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वो पूरा का पूरा चाहती थी कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करें, अपना काबू प्राप्त कर सकें। आगे दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें सरकारी अधिकारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी से भी उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद आता है दोस्तों संशोधात्मक अधिनियम 1781 का। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी अब कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, पहले ये क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के लिए कर रहा था। अब उसके साथ साथ इसको दे दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या कर सकता है दोस्तों, कानून बना सकता है। बात करें, कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर है। मतलब अगर उन लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो क्या है एज अ ऑफिसर के रूप में कर रहे हैं, तो उसके लिए उन पर न्यायालय में कोई भी केस नहीं चलेगा। ये था इस पॉइंट का मतलब। दूसरा था दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र, और भी स्पष्ट कर दिया गया था कि वो क्या क्या करेगा, ये पूरा और डिफाइन कर दिया गया था इस अधिनियम में। बात करें दोस्तों संशोधात्मक अधिनियम 1781 में ही न्यायालय को की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार नियम तथा विनिमय बनाते समय सरकार में सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों पर भी ध्यान रखेगा। मतलब क्या है, जो कोर्ट है वो ऐसा कोई भी नियम नहीं लाएगा जो भारतीयों को धार्मिक रूप से उनके मतलब खिलाफ हो या सामाजिक रूप से क्या हो, उनके खिलाफ हो। तो अगर वो कोई भी नियम कानून बनाएगा तो ये देख के बनाएगा कि क्या है, इससे भारतीयों को धार्मिक क्षति ना हो। ठीक है, उसके बाद आया दोस्तों पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 का। इसमें दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण हेतु उसके ऊपर बोर्ड और कंट्रोल की स्थापना किया गया था, और जिसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते थे दोस्तों, इंग्लैंड के सम्राट करते थे। ठीक है, तो मतलब क्या है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी नियंत्रण करने का कोशिश किया गया था, और इनके ऊपर में बोर्ड और कंट्रोल की स्थापना किया गया था। बात करें दोस्तों भारत के में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उनकी 3 सदस्यों वाली एक परिषद को दे दिया गया था। अब भारत में क्या होगा दोस्तों, गवर्नर जनरल होगा। बात करें दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी। साथ ही मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया था। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया था। बात करें दोस्तों 1786 का अधिनियम, तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति दे दी गई थी, और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को विशेष परिस्थितियों में रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था।
चार्टर अधिनियम 1793 की बात करें दोस्तों, तो इसके द्वारा सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। क्या है, कंपनी पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 21 साल तक के लिए आई थी, अब क्या किया गया है, उसको और 20 साल और बढ़ा दिया गया है व्यापारिक अधिकारों को। अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, वह आने वाले गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को भी दे दी गई थी। गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी का अधिकार भी स्पष्ट कर दिया गया था चार्टर अधिनियम 1793 में। बात करें दोस्तों हम लोग चार्टर अधिनियम 1813 में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट मिली थी। तो मतलब क्या किया गया है, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कब को अधिनियम में किया गया है, तो चार्टर अधिनियम 1813 में। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का भी प्रावधान किया गया था 1813 में। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धति भी बनाई गई थी। तो क्या भारतीय राजस्व से व्यय कर सकते थे अब उन लोग खर्चा इस नियम कानून का पालन करके। उसके बाद आता है दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 का। भारत में अंग्रेजी राज्य के दौरान संवैधानिक निर्माण के प्रथम संकेत 1833 के चार्टर अधिनियम से मिलते हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। आप लोग मेरे को दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था और कौन सा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना या उसको वायसराय बना, इसको आप लोग को बताना है नीचे कमेंट में। मैं आप लोग को भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का पूरा वीडियो बता चुका हूँ बहुत पहले। आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है। तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैनिक शक्ति क्या कर दिया गया था, प्रदान कर दिया गया था। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की भी व्यवस्था की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 में। चार्टर अधिनियम 1853 की बात करें दोस्तों, विधायी कार्यों के लिए परिषद में 6 विशेष सदस्य जोड़कर इसका विस्तार किया गया था। कंपनी के लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की एक प्रणाली को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय पद्धति के आरंभ का संकेत मिलता है। इसके तहत पहली बार कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक ठोस कदम उठाया गया और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की भी स्थापना की गई थी। आगे चलकर इसी विधान परिषद ने एक लघु सदन का रूप धारण कर लिया था। बात करें दोस्तों, इन सदस्यों को विधायी तथा विनिमय बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। मतलब वो जो सदस्य को रखा गया था वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते थे, विधायी तथा विनिमय बनाने के लिए सिर्फ बुलाए गए थे, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। इन सदस्यों को विधायी परिषद कहा जाता था। स्मरणीय तथ्य दोस्तों, 1773 से लेकर के 1853 के बीच भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार में प्रगति हुई। वो क्या था, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों का पृथक्करण, विधि आयोग की स्थापना हुआ था और सिविल सेवा में खुली संयुक्त इतिहास जो था वो क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1858 क्या है, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाता है, पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश सरकार का अब सीधा क्या करेगा, इंडिया पर कंट्रोल करेगा। गवर्नर जनरल को अब द वायसरॉय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया था। यह प्रतिवर्ष भारत नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट सदन के समक्ष क्या करता था, प्रस्तुत करता था। ब्रिटेन के सदन में क्या करेगा, ये प्रस्तुत करेगा कि हमने भारत में क्या क्या किया। उसके बाद था 1858 के ही अधिनियम में दोस्तों भारत में शासन तथा राजस्व से संबंधित अधिकार तथा कर्तव्य भारत के लिए राज्य सचिव का पदनाम भी दिया गया था। अब भारत के लिए राज्य सचिव का पदनाम भी दिया गया दोस्तों और भारत सचिव जो था दोस्तों ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, किंतु उसका वेतन जो था दोस्तों भारत पर भारित था, मतलब भारत के राजकोष से ही उसको सैलरी मिलता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारतीय परिषद भी थी।
अब बात करें दोस्तों हम लोग 1861 का अधिनियम के बारे में। तो इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने वायसराय तथा प्रांतों के गवर्नर के अधिकार बढ़ा दिए थे। भारतीयों के साथ व्यवस्थापना के कार्य के बात अवश्य हुई थी, लेकिन अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं था। ठीक है, क्या है दोस्तों, भारतीयों के साथ व्यवस्थापना के कार्य के बाद भी किया गया था, लेकिन क्या था, अधिनियम उसका नहीं बनाया गया था। पोर्टफोलियो व्यवस्था का प्रारंभ हुआ तथा वायसराय को विपत्ति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। मतलब अगर कभी कुछ रेयर चांस आ जाता था तो उस समय क्या कर सकता था, वो अध्यादेश जारी कर सकता था। गैर अधिकारी सदस्यों के साथ व्यवस्थापनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। बात करें दोस्तों हम लोग 1892 का अधिनियम। तो यह अधिनियम 1861 के अधिनियम का एक संशोधनात्मक विधेयक है और व्यवस्थापिकाओं में प्रवेश प्रतिबंधित समिति एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसमें सदस्यों को व्यवस्थापिकाओं में बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ इन लोग आते थे और बैठते थे, इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अब बाद में क्या किया गया था, नहीं, तुम लोग आए हो ना, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, बजट पर विचार विमर्श कर सकते हो और चाहो तो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ भी कहा जा सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों 1909 का अधिनियम। यह भारत के सचिव मार्ले तथा गवर्नर जनरल मिंटो के प्रयासों द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी। प्रथम बार जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का भी प्रावधान किया गया था और मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी बनाए गए थे। तो धर्म जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस अधिनियम बनाए गए हैं, तो 1909 के अधिनियम में बनाया गया है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार व्यवस्थापिका सदस्यों को भी दे दिया गया था। उसके बाद तो है दोस्तों 1919 का अधिनियम। यह मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों क्रमशः एक भारत मंत्री था और एक क्या था, गवर्नर जनरल था। इसमें एक प्रस्ताव भी जोड़ा गया था। द्विसदनी केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया था। तो याद रखना है, द्विसदनी केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किस अधिनियम में है, तो 1919 के अधिनियम में है। सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों को और अधिक व्यापक बनाया गया था। केवल उन लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया जो एक निश्चित धनराशि सरकार को कर के रूप में देते हैं। मतलब क्या है, पहले लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो लोग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में टैक्स देते थे उनको क्या किया गया दोस्तों, अब मतदान देने का भी अधिकार दिया गया था। 1919 के अधिनियम में ही प्रांतों में दोहरा शासन प्रबंधन की व्यवस्था किया गया था। तो याद रखना है, दोहरा शासन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के कारण स्टार्ट हुआ था। अर्थात आरक्षित विषयों पर प्रशासन जो था दोस्तों, वो गवर्नर अपनी कार्यकारिणी द्वारा करता था और हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था। मतलब कोई कोई जो जटिल मुद्दा था उसके ऊपर वो चाहेगा खुद से निर्णय ले सकता था और किसी किसी मुद्दों पर क्या कर सकता था दोस्तों, वो लोगों से पूछ करके भी काम कर सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद में से 3 सदस्यों का भारतीय होना भी अब आवश्यक था। 1919 के अधिनियम में कर दिया गया था कि नहीं, अब जो परिषद बनेगा उसमें मिनिमम 3 भारतीय जरूर होंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया दोस्तों। 1932 में तैयार किए गए एक श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर पर आधारित था। इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें अखिल भारतीय संघ, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र तथा स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाली देशी रियासतें क्या थी, इसमें सम्मिलित थीं। केंद्र व इसकी इकाइयों के बीच 3 सूचियां, एक संघ सूची थी, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची बनाई गई थी, जिसमें संघ सूची में 259 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो भी पावर होगा दोस्तों, वो किसको जाता था, गवर्नर जनरल को था। इसके तहत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। बात करें दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही प्रांतों में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उन्हें स्वतंत्र एवं स्वशासन का अधिकार दिया गया था, किंतु गवर्नर को विशेष अधिकार अभी भी प्रदान थे। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना तथा मताधिकार का विस्तार किया गया। शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा प्रांतों में किया गया तथा संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया।
ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही तथा वर्मा, बराड एवं आदम को भारत से अलग कर दिया गया था। बात करें दोस्तों अब हमारे देश को आज़ाद करने वाला भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। डेट याद रखना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्र अधिनियम पारित कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद से कब पास हुआ है तो 4 जुलाई 1947 को ये पास हो गया है तथा इसे 18 जुलाई 1947 को सम्राट द्वारा अनुमति भी प्रदान कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को यह लागू कर दिया गया था, मतलब स्वतंत्र भारत अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू है। भारत को एक स्वतंत्र व संप्रभुता संपन्न राज्य घोषित किया गया। इसमें 15 अगस्त 1947 से 2 डोमिने राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना किया गया था। दोनों राज्यों के लिए ब्रिटिश सरकार पृथक पृथक और यदि दोनों सहमत होते तो संयुक्त गवर्नर जनरल नियुक्त किया जा सकता था। दोनों राज्य अपनी अपनी संविधान सभा में अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकते थे। जब तक नया संविधान नहीं बनेगा तब तक भारत शासन अधिनियम जो 1935 था वही चलता रहेगा, ऐसा इसमें भारत स्वतंत्र अधिनियम में मेंशन था। बात करें दोस्तों ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त 1947 के पश्चात दोनों राज्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं रखेगी, ये उसमें मेंशन था। इन राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, इन राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मतलब ब्रिटेन अब कुछ भी नहीं करेगा ब्रिटिश सरकार। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है तो 1774 में हुआ है। 1786 में गवर्नरों को अपनी परिषद की राय ठुकरा देने का अधिकार दे दिया गया था तथा गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानूनों को रेगुलेशन कहा जाता था तथा मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम कानून सदस्य था। मैकाले जो थे दोस्तों वो गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम कानूनी सदस्य थे। 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया तथा उसे भारतीय कानूनों का सचिव तथा संहिता बंद करने को कहा गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। विलियम बेटिंग जो थे वो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसे ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल का भी वही क्या थे, मतलब दोस्तों बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों तो विलियम बेटिंग थे और ये क्या है विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है और उसे ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होने का भी श्रेय प्राप्त है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिंह गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, तो इनका नाम याद रखना है। सत्येंद्र प्रसाद सिंह क्या थे दोस्तों, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और 1919 में मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार के तहत सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुआ था तथा पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में की गई थी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो का नाम याद रखना है। इनको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का क्या कहा जाता है, जनक कहते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था 1919 के तहत 1919 के भारत सरकार अधिनियम या मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत हुई थी। ठीक है, द्वैत शासन हमारे यहाँ कब से हो रहा है, मतलब 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हो रहा है। सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों तथा यूरोपियों को 1935 में पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व मिला था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1935 में हुआ है, ये याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है, 1935 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।